फेवी 33 166 लिन परिवार की यात्रा। इन संदेशों ने जियाओचेंग में तहलका मचा दिया और दोनों प्रमुख शक्तियों के बीच भारी हलचल पैदा कर दी। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com, क्योंकि ये तीनों संदेश बेहद चौंकाने वाले थे और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। खासकर तीसरा संदेश, वांग परिवार के सर्वोच्च मुखिया, जो जियाओचेंग के नंबर 1 विशेषज्ञ और उच्च कोटि के योद्धा थे, कैसे घायल हो सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या शू परिवार के साथ विश्वासघात करने वाला काओ यिन सचमुच मर गया था, तो कई लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की। कुछ लोगों को शू परिवार से यह जानकारी मिली कि काओ यिन की मृत्यु वास्तव में शू परिवार के किसी सदस्य के हाथों हुई थी और उसकी हत्या वांग परिवार के परिसर में ही हुई थी। बाकी जानकारी अज्ञात रही। अन्य लोगों को वांग परिवार से इसकी पुष्टि मिली, जिससे यह बात सच साबित हुई। फिर भी ये सब को चौंकाने के लिए काफ़ी था। शू परिवार को अचानक ऐसा कुशल योद्धा कहाँ से मिल गया जो उच्च कोटि के योद्धा का मुकाबला कर सके। कई परिवार चुपके से शू परिवार की ताकत का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे। जू परिवार के हॉल के अंदर जू जिमू और डू फैंग चुपचाप बैठे रहे। डू फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर रखी थीं और चुप रहे। वहीं जू जिमू ने जू परिवार के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। काफी देर रुकने के बाद जू जिजिन हिचकिचाते हुए पूछा, एल्डर फैंग, आपको क्या लगता है कि ये संदेश किसने फैलाए। डू फैंग ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक चमक दिखाई दी और मुस्कुराते हुए कहा, पहली खबर मैंने फैलाई थी, दूसरी और तीसरी खबर हमने नहीं फैलाई, इसलिए मुझे लगता है कि वांग परिवार ने ही फैलाई होगी। वांग परिवार, ये कैसे संभव है। न केवल जू जिजिन चौंक गया, बल्कि हॉल में मौजूद हर कोई भी दंग रह गया और डू फैंग की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वांग परिवार का इस तरह की खबरें फैलाने के पीछे असली मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, जू जी ने पूछा। डू फैंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यह समझ नहीं आया। सच कहूं तो मैं वांग परिवार या उस वांग परिवार के सर्वोच्च मुखिया को समझ नहीं पा रहा हूं। ये दोनों खबरें शायद उन्हीं की साजिश हैं। उनके काम करने का तरीका वाकई समझना मुश्किल है। जू तियानबियाओ ने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए धीरे से कहा, लिन और वांग परिवारों के लिए समय सीमा नज़दीक आ रही है। आपको क्या लगता है कि वांग परिवार इस समय इस तरह की खबरें क्यों फैला रहा है। निश्चित रूप से इसका मकसद हमसे निपटना नहीं है, क्योंकि हम इसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये सिर्फ लिन परिवार से निपटने के लिए ही हो सकता है। ये सुनकर डू फैंग की आंखें चमक उठीं और अचानक उसे एक बात समझ में आ गई। उसने तुरंत कहा, बस यही बात है। लिन परिवार को झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाकर उन्हें गलत निर्णय लेने और गलत कदम उठाने के लिए उकसाना ही मकसद है। साथ ही उसने लगभग 100 साल जी चुके जू तियानबियाओ की प्रशंसा की। वह बुद्धिमान और अनुभवी थे और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी। जू जिमू और अन्य लोगों को भी अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। डू फैंग ने प्रसन्न भाव से कहा, चूंकि ऐसा है, तो चलो आग में घी डालते हैं और लिन परिवार को यह विश्वास दिलाते हैं कि यह मामला सच है। जू जी ने पूछा, हम आग में घी कैसे डाल सकते हैं। बाकी लोग भी डू फैंग की ओर देखने लगे और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। डू फैंग मुस्कुराया और सबकी ओर देखते हुए बोला, ये वास्तव में बहुत सरल है। मुझे बस लिन परिवार के पास जाना है और उनसे उनका तथाकथित अल्टीमेटम वापस लेने के लिए कहना है। जू जिमू ने हल्के से सिर हिलाया। सबको अभी भी अचंभित देखकर वह मुस्कुराया और बोला, एल्डर फैंग, लिन परिवार के पास जाए और अपनी साधना और शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। वांग परिवार के परम एल्डर को घायल करने के मामले में बस दिखावा कीजिए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। इस तरह लिन परिवार को यकीन हो जाएगा कि वांग परिवार के परम एल्डर घायल हो गए हैं और वे ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हम तो बस बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अब से वांग परिवार ही इस कोने वाले शहर का एकमात्र प्रभावशाली परिवार होगा और कोई भी अन्य परिवार उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। डू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जू परिवार जियाओचेंग का दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। बधाई हो, कुल प्रमुख। ये सुनकर जू परिवार के सदस्यों को लगा कि यह तर्कसंगत है। यदि वांग परिवार दो प्रमुख शक्तियों के बीच इस टकराव में जीत जाता है, तो लिन और झाओ परिवारों को निश्चित रूप से भारी झटका लगेगा और शायद वे कभी उबर भी ना पाएं और जियाओचेंग में पारिवारिक प्रतिष्ठा में तेजी से नीचे गिर जाएंगे। वहीं जू परिवार वांग परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा। ये सोचकर सभी बहुत उत्साहित हो गए।
जू जिमू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, लेकिन इसका मतलब है कि एल्डर फैंग को एक और यात्रा करनी पड़ेगी। डू फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं। ये तो बस लिन परिवार की यात्रा है, इसमें कोई खतरा नहीं है। वैसे भी, जब तक हम शू परिवार को इस संकट से सुरक्षित निकलने में मदद कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत खतरा क्या मायने रखता है। ये सुनकर जू परिवार के सदस्य बेहद भावुक हो गए। अगले दिन, डू फैंग ने शू परिवार को अकेला छोड़ दिया और धीरे धीरे लिन परिवार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, लिन और वांग दोनों परिवारों के जासूस उसके पीछे पीछे चलने लगे और लगातार अपने अपने परिवार के मुखियाओं को संदेश भेजने लगे। डू फैंग को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कौन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका इरादा केवल दोनों परिवारों को ये बताना था कि वह कहाँ जा रहा है। लिन परिवार जियाओ शहर के उत्तर पश्चिमी जिले में रहता था, जो जू परिवार से लगभग 20 मील दूर था। डू फैंग की चाल धीमी थी, लेकिन एक साधक के हिसाब से यह सामान्य थी। आम लोगों की तुलना में ये कई गुना तेज थी। भोजन करने के बाद डू फैंग लिन परिवार के घर के सामने पहुंचा। लिन परिवार को पहले से ही पता था कि डू फैंग उनकी ओर आ रहा है। उन्हें ये भी पता चला था कि डू फैंग की साधना का स्तर मध्यवर्ती योद्धा स्तर तक पहुंच चुका है और उसी ने वांग परिवार के सर्वोच्च गुरु को घायल किया था। लिन परिवार ने जू परिवार को चेतावनी भी दे दी थी। हालांकि उन्हें डू फैंग के आ जाने का सटीक कारण नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह इसी मामले से संबंधित है। डू फैंग के आगमन से लिन परिवार में हलचल तो मच गई, लेकिन ज्यादा घबराहट नहीं फैली। आखिर डू फैंग अकेला था, और भले ही वह शक्तिशाली था, लिन परिवार में इस समय 4 मध्यम स्तर के योद्धा और 5 शुरुआती स्तर के योद्धा मौजूद थे। अगर लड़ाई छिड़ जाती, तो डू फैंग के पास जीत हासिल करने का कोई मौका नहीं होता। लिन परिवार के मुखिया लिन यिशान और उनके भाई लिन दाइशान, लिन परिवार के मुख्य हॉल में अगल बगल बैठे थे। उनके नीचे 2 कनिष्ठ योद्धा भी थे। चारों डू फैंग के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आमंत्रित किए गए 2 मध्यवर्ती योद्धा और 3 कनिष्ठ योद्धा हॉल में उपस्थित नहीं थे। लिन परिवार को पहले ही अपनी सुरक्षा मजबूत करने के आदेश मिल चुके थे, जिसके तहत आंतरिक सुरक्षा को सख्त रखते हुए बाहरी सुरक्षा में ढील दी गई थी। लिन परिवार के भव्य और प्रभावशाली द्वार के बाहर चिशोधन के 8वें या 9वें स्तर के 4 कुल पुरुष पूरी तरह से हथियारों से लैस और उच्च सतर्कता में थे और आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। कुछ ही देर में डू फैंग अकेले ही कोने से प्रकट हुआ। उसके कदम हल्के थे और चेहरा शांत था। वह लिन परिवार के द्वार की ओर बढ़ रहा था। द्वार पर पहरा दे रहे लिन परिवार के चारों साधक सतर्क हो गए। डू फैंग को घूरने लगे, उनके दिल घबराहट से धड़क रहे थे। जब डू फैंग अभी भी द्वार से 10 फीट दूर था, तभी लिन परिवार के चारों साधकों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, रुको। हालांकि वे जानते थे कि यह व्यक्ति जू परिवार का एल्डर फैंग था, जो एक मध्यम स्तर का योद्धा साधक था और एक ही प्रहार में उन चारों को धूल में मिला सकता था, लेकिन अपने कर्तव्यों के कारण उनके पास डू फैंग को रोकने के लिए जोर से चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डू फैंग रुक गया और इससे पहले कि चारों कोई और सवाल पूछ पाते, उसने शांत भाव से कहा, जू परिवार के अतिथि बुजुर्ग एल्डर फैंग लिन परिवार के मुखिया से कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए अकेले आए हैं। चिशोधन के 9वें स्तर के साधकों में से एक ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, तो ये एल्डर फैंग हैं। कुल प्रमुख ने आदेश दिया है कि यदि एल्डर फैंग यहाँ हो, तो कृपया मुख्य हॉल में आएं। एल्डर फैंग, कृपया अंदर आइए। अल्टीमेटम की वापसी। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक कदम आगे बढ़ाया और लिन परिवार के द्वार से अंदर प्रवेश किया। लिन परिवार का एक सदस्य पहले से ही आगे आगे चल रहा था, और डू फैंग चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए लिन परिवार की स्थिति का जायजा लेने लगा। अपनी आध्यात्मिक चेतना के परीक्षण से डू फैंग ने पाया कि लिन परिवार में मुख्य हॉल में मौजूद लिन परिवार के साधकों के अलावा कई योद्धा स्तर के साधक भी छिपे हुए थे। इन लोगों की आभा मुख्य हॉल में मौजूद लोगों से स्पष्ट रूप से भिन्न थी, और वे स्पष्ट रूप से लिन परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि लिन परिवार द्वारा आमंत्रित सहायक थे। डू फैंग मुस्कुराया और हॉल में चला गया। अंदर लिन यिशान ने डू फैंग को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, उन्नति प्रतियोगिता के दौरान साथी दाओइस्ट फैंग केवल शुरुआती स्तर पर थे। अब केवल 5 या 6 वर्षों में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साथी दाओइस्ट फैंग मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच जाएंगे, मेरे बराबर। ये सचमुच प्रशंसनीय है। डू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुलपति लिन का व्यवहार हमेशा की तरह प्रभावशाली है और उनकी साधना में भी काफी सुधार हुआ प्रतीत होता है। ये सचमुच जश्न मनाने का कारण है।
चूंकि हम में से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, इसलिए माहौल सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। लिन यिशान दिल खोलकर हंसे, सिर हिलाया और बोले, साथी दाववादी फैंग, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपके मुकाबले, मैं कह सकता हूं कि मैंने कोई प्रगति नहीं की है। महान दाव की आपकी भावी साधना असीमित है। आप तो युद्ध सेनापति बनने की राह पर हैं। शायद मुझे, लिन को, इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। डू फैंग ने कहा, कुलपति लिन, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आज आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। लिन यिशान का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, साथी दाववादी फैंग, कृपया बोलें। डू फैंग ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं शू परिवार के लिए यहाँ आया हूँ। 3 महीने पहले, लिन परिवार ने अल्टीमेटम जारी कर शू परिवार से यह चुनने को कहा था कि वे लिन परिवार के पक्ष में शामिल हो या नहीं। अब जब समय सीमा नज़दीक आ रही है, तो मैं विशेष रूप से इसी कारण से यहाँ आया हूँ। जैसे ही डू फैंग लिन परिवार के लिए रवाना हुआ, लिन परिवार के सदस्यों ने उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा और अटकलें लगाईं। लिन यिशान और अन्य लोगों का भी मानना था कि डू फैंग संभवतः शू परिवार के चुनाव को लेकर चिंतित था। इसलिए, डू फैंग द्वारा अब ऐसा कहना आश्चर्यजनक नहीं था। लिन यिशान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि जू परिवार का फैसला क्या होगा। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, जू परिवार और बुजुर्गों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जू परिवार बहुत कमजोर है और लिन और वांग परिवारों से टकराव करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसलिए, उन्हें इस संघर्ष में तटस्थ रहना चाहिए। अंतिम परिणाम कुछ भी हो, जू परिवार पहले की तरह ही जियाओचेंग परिवारों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगा। लिन यिशान और बाकी लोग भौहें चढ़ाकर खड़े हो गए, वे शू परिवार के इस फैसले से साफ तौर पर हैरान थे। जियाओ शहर के सबसे ताकतवर लिन और वांग परिवारों के संयुक्त दबाव के बावजूद, शू परिवार ने अड़ियल रवैया अपनाने की हिम्मत दिखाई। हालांकि उन्होंने तटस्थ रहने का दावा किया और दोनों में से किसी को भी नाराज न करने का दिखावा किया, लेकिन ये दोनों को नाराज करने के बराबर था। ऐसा फैसला साफ तौर पर नासमझी भरा था। शू परिवार ने ऐसा चुनाव क्यों किया? या क्या उन्हें लगा कि वे सिर्फ फैंग नाम के इस नौजवान के दम पर दोनों परिवारों के दबाव का सामना कर लेंगे? डू फैंग ने लिन यिशान और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, शू परिवार का उद्देश्य इस कोने वाले शहर में अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से साधना करना है, किसी विशेष शक्ति के दमन के अधीन जीवित रहने के बजाय केवल साधना के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। शू परिवार के सैकड़ों सदस्य एकजुट हैं, वे शर्मनाक जीवन जीने के बजाय गौरवशाली मृत्यु को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही, शू परिवार के किसी भी गद्दार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जब उन्होंने आखिरी वाक्य बोला, तो उनका स्वर दृढ़ और शक्तिशाली था, जिससे लिन यिशान और अन्य लोगों के दिलों में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। लिन यिशान का दिल हिल गया और उन्होंने कहा, हाल ही में शहर में अफवाहें फैली हैं कि शू परिवार छोड़कर गए काओ यिन की वांग परिवार के परिसर में हत्या कर दी गई है, और कहा जाता है कि हत्यारा फेलो दाओइस्ट फैंग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है या नहीं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ न तो पुष्टि की और न ही इनकार करते हुए कहा, जैसा कि मैंने अभी कहा, शू परिवार गद्दारों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। काओ यिन शू परिवार का अतिथि बुजुर्ग है। वह आमतौर पर शू परिवार की भेंटों का आनंद लेता है, लेकिन जब शू परिवार मुसीबत में है, तो वह मौत से डरता है और मदद करने के बारे में नहीं सोचता। इसके बजाय, वह परिवार के साथ विश्वासघात करता है। ऐसे खलनायक को तो हर किसी को मार डालना चाहिए। पास ही खड़े लिन दाइशान ने पूछा, तो ये वाकई में दाववादी फैंग ने ही किया है? हालांकि उन्हें इसका अंदाजा था, फिर भी वे चाहते थे कि डू फैंग खुद इसे स्वीकार करे। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, मेरा दर्जा काओ यिन के समान है, हम दोनों शू परिवार के अतिथि बुजुर्ग हैं। स्वाभाविक रूप से, मैं अपने दर्जे के ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकता, और अतिथि बुजुर्ग के रूप में अपने दर्जे को साबित करना मेरा कर्तव्य है। यह एक तरह से काओ यिन की हत्या स्वीकार करने के समान था। लिन यिशान की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैंने सुना है कि फेलो दाओइस्ट फैंग ने भी वांग परिवार के उस बूढ़े आदमी से लड़ाई की थी। ऐसा लगता है कि उसने उसे घायल भी कर दिया था। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि वह बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, जिससे लिन यिशान और बाकी लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन डू फैंग के शब्दों से एक सुराग मिला, उन्होंने वास्तव में वांग परिवार के सर्वोच्च मुखिया से लड़ाई की थी। अगर ऐसा था, तो व्यापक रूप से फैली खबर शायद झूठी नहीं थी, और लिन यिशान मन ही मन खुश हो गया।
लिन दाइशान ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, साथी दाओवादी फैंग शहर में एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ हैं। आप जू परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? अकेले जोखिम उठाना। डू फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि अकेले जोखिम उठाने से आपका क्या मतलब है, साथी दाओवादी लिन? या क्या लिन परिवार ही वह खतरनाक जगह है जिसका आपने जिक्र किया? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? ये सोचकर कि वान परिवार का एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी इस युवक के हाथों घायल हो गया, लिन यिशान का दिल कांप उठा। उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, साथी दाओवादी फैंग? लिन परिवार ने हमेशा रसायन शास्त्रियों को बहुत सम्मान दिया है। हम भला आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरे भाई का मतलब था कि उस समय वान परिवार में अकेले घुसपैठ करना उसके लिए बहुत खतरनाक था। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कहा, ओह, मैं समझ गया। तो आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, साथी दाओवादी लिन। मुझे आश्चर्य है कि शू परिवार के इस निर्णय के बारे में कबीले के मुखिया लिन के क्या विचार हैं। लिन यिशान, लिन दाइशान और बाकी 3 कुलवासियों ने एक दूसरे को देखा। अंत में लिन यिशान ने भौहें चढ़ाकर कहा, ठीक है, साथी दाओइस्ट फैंग की खातिर, मेरा लिन परिवार शू परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। हमने पहले जो अल्टीमेटम जारी किया था उसे हम वापस लेते हैं। शू परिवार अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है और हम उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। वह एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, मेरा लिन परिवार इस मामले को जाने दे सकता है, लेकिन वांग परिवार से बात करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि मुझसे, लिन से, खासकर पहले जो हुआ उसे देखते हुए। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, शू परिवार की ओर से मैं कुलपति लिन को धन्यवाद देता हूँ। वान परिवार के बारे में कुलपति लिन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शू परिवार अपना निर्णय स्वयं लेगा। लिन यिशान मुस्कुराए और बोले, ये सबसे अच्छा होगा। वैसे वान परिवार के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के कारण लिन परिवार को भारी नुकसान हुआ है और दवाइयों का मूल भंडार काफ़ी कम हो गया है। क्या फेलो दाओइस्ट फैंग लिन परिवार के लिए कुछ अत्यंत आवश्यक दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं? यह आदान प्रदान की शर्त थी। डू फैंग थोड़ी देर रुका, सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मेरे पास आजकल कुछ समय है और मैं लिन परिवार के लिए कुछ गोलियां तैयार कर सकता हूं। ये सुनकर लिन यिशान अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और प्रकाश की 2 किरणें एक के बाद एक निकलीं और सीधे डू फैंग की ओर बढ़ीं। वे एक जैद स्लिप और एक थैला थीं। उसने कहा, ये गोलियां और शोधन सामग्री हैं। डू फैंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दोनों वस्तुओं को पकड़ लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जैड पर्ची का निरीक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, कुल प्रमुख लिन जिन गोलियों का निर्माण करना चाहते हैं, उनकी गुणवत्ता और मात्रा काफ़ी उच्च है। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर मुझे आराम करने से रोकना चाहते हैं। राजा लिन का युद्ध। लिन यिशान दिल खोलकर हंसे और बोले, साथी दाओवादी फैंग बहुत ही विनम्र हैं। आपकी रसायन विद्या की कुशलता को देखते हुए आप इस थोड़ी मात्रा की गोलियों को बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुलपति लिन मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचते हैं। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों तक व्यस्त रहूंगा। लिन यिशान ने कहा, मेरी एक और विनती है, क्या साथी दाओइस्ट फैंग इसे पूरा कर सकते हैं? डू फैंग ने ओह कहा, अपनी भौहें उठाईं और बोला, कुलपति लिन की और क्या शर्तें हैं? कृपया बताएं। लिन यिशान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि लिन परिवार और वांग परिवार के बीच चल रहे संघर्ष में जू परिवार मदद का हाथ बढ़ा सकता है। डू फैंग ने मन ही मन ठंडी मुस्कान बिखेरी, ये सोचते हुए कि वे वाकई कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। उसने थोड़ी मुश्किल से कहा, मैं इस मामले का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसका फैसला जू परिवार को करना है। हालांकि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मैं सही समय पर कार्रवाई करूंगा। ये सुनकर लिन यिशान प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, साथी दाओवादी फैंग की मदद ही काफ़ी है। बात यहीं खत्म होती है। तो फिर मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर डू फैंग उठ खड़ा हुआ और हॉल से बाहर चला गया। लिन यिशान ने डू फैंग के जाते हुए चेहरे को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, हमारे सभी दोस्तों को बाहर बुलाओ, हमें इस मामले पर ठीक से चर्चा करने की जरूरत है। लिन दाइशान के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, दूसरे भाई, क्या आप वाकई इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए दृढ़ हैं? उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी। बुरा नहीं है, लिन यिशान ने गंभीर चेहरे से कहा, शुरू में मुझे कुछ संदेह और अनिश्चितता थी,
लेकिन अब मुझे 80% यकीन है कि खबर सच है। अगर ऐसा है तो अब हमारे लिए कार्रवाई करने का सही समय है। वरना अगर हम थोड़ा और इंतजार करते रहे और वह बूढ़ा भूत पूरी तरह से ठीक हो गया तो हमारा आत्मविश्वास और भी कम हो जाएगा। कभी कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा फैंग उपनाम वाले इस लड़के ने भी मदद करने के लिए सहमति दे दी है, इसलिए हमारी सफलता की संभावना और भी बढ़ गई है। लिन परिवार के हित के लिए हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। लिन दाइशान ने हल्के से सिर हिलाया और चुप हो गया, लिन यिशान के शब्दों और कार्यों को स्वीकार करते हुए। हालांकि उसने कुछ संदेह के साथ पूछा, दूसरे भाई, क्या आपको लगता है कि इस लड़के की बातें विश्वसनीय हैं? उसे डू फैंग पर अभी भी कुछ संदेह था। लिन यिशान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह बात मानने लायक होनी चाहिए। काओ यिन सचमुच उसके हाथों मारा गया। अब जू परिवार और वांग परिवार के बीच दुश्मनी हो गई है और भविष्य में उनके लिए साथ रहना मुश्किल होगा। जू परिवार को हमारा साथ देना ही होगा। इसके अलावा हमने अल्टीमेटम वापस ले लिया है, जो हमारी ईमानदारी को दर्शाता है। जू परिवार इसे स्वीकार करेगा। क्या आपको लगता है कि जू परिवार सिर्फ एक मध्यम स्तर के योद्धा के साथ हमारा सामना कर सकता है? फैंग उपनाम वाला यह व्यक्ति जियाओ शहर में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या भविष्य में जियाओ शहर में लिन परिवार का ही दबदबा नहीं होगा? जैसे ही हम में से कोई उन्नत स्तर पर पहुंच जाएगा, हम धीरे धीरे जू परिवार से हिसाब चुकता कर लेंगे। ये सुनकर लिन दाइशान का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, तो मेरे दूसरे भाई ने पहले से ही योजना बना रखी थी। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में लिन परिवार द्वारा आमंत्रित 5 योद्धा स्तरीय सहायक हॉल में आ गए और समूह ने दबी आवाज में आपस में बातचीत की। डू फैंग लिन परिवार से राहत भरे भाव से बाहर निकला। उसे विश्वास था कि लिन परिवार जल्द ही कोई कदम उठाएगा और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के युद्ध के बाद जियाओ शहर की स्थिति में एक और बड़ा बदलाव आएगा। विभिन्न साधना परिवारों की शक्ति संरचना में फेरबदल होगा। इस तरह वह जू परिवार की चिंताओं से मुक्त हो सकता था और भविष्य का विकास जू परिवार के अपने प्रयासों पर निर्भर करता। जियाओचेंग का मामला सुलझने के बाद वह अपने परिवार से मिलने के लिए नानलिंग काउंटी लौटने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे अपने परिवार की तीव्र याद सताने लगी। अपनी वर्तमान साधना के चरम स्तर, मध्यम योद्धा स्तर और अपने पास मौजूद असंख्य जादुई खजानों के बल पर वह उन्नत योद्धाओं से भी आसानी से लड़ सकता है। टाई परिवार, जिसे वह कभी एक विशालकाय शक्ति मानता था, अब उसमें केवल कुछ ही सदस्य बचे हैं जो उसे चुनौती दे सकते हैं और वह अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उनके बिछड़ने के बाद 6 साल बीत चुके थे। डू फैंग सोच रहा था कि उसके पिता और बड़े भाई कैसे होंगे। क्या वे लिंग्यांग शहर सुरक्षित पहुंच गए होंगे? क्या उन्होंने उसके द्वारा छोड़ी गई सारी सामग्री का उपयोग कर लिया होगा? उसके पिता और बड़े भाई ने अपनी साधना में कितनी प्रगति की होगी? उसके बड़े भाई के दोनों छोटे बच्चे अब कितने लंबे हो गए होंगे? क्या वे भी साधना कर रहे होंगे? यदि हाँ, तो उन्होंने ची शोधन का कौन सा स्तर प्राप्त किया होगा? डू फैंग के मन में इतने सारे सवाल थे जो वह उनसे पूछना चाहता था, इतने सारे विचार थे जो वह उनसे साझा करना चाहता था। डू फैंग शू परिवार में वापस लौटा और उसने शू जिमू को अपनी यात्रा के बारे में बताया। शू जिमू ने डू फैंग के कार्यों से सहमति जताई। दोनों उत्सुकतापूर्वक उस शानदार आयोजन का इंतजार कर रहे थे जो अब होने वाला था। तीसरे दिन डू फैंग ने लिन परिवार द्वारा अनुरोधित सभी गोलियां पहुंचा दीं। 5वें दिन आसमान में बादल नहीं थे और गर्मी असहनीय थी, जिससे लोग बेहद चिड़चिड़े और बेचैन महसूस कर रहे थे। जैसे ही शाम ढली, शहर के उत्तर पश्चिम से अचानक 1 दर्जन से अधिक रंग बिरंगी रोशनी की किरणें उठीं और तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ गईं। उसी समय जमीन पर बने कई घरों से बड़ी संख्या में लोग निकले और तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। पिछले 1-2 वर्षों में जियाओचेंग में ऐसी स्थिति पहली बार नहीं आई थी। ये देखकर लोगों को एहसास हुआ कि साधकों के बीच एक और बड़ा युद्ध होने वाला है, और वे तुरंत डर के मारे अपनी दुकानें समेटकर अपने घरों में छिप गए और प्रार्थना करने लगे कि साधक उनके घरों के पास न लड़ें ताकि उन्हें किसी अनचाही विपत्ति का सामना न करना पड़े। लगभग 1 दर्जन 5 रंगों वाली तलवार की किरणें जो ऊपर उठीं, वे स्वाभाविक रूप से लिन परिवार के योद्धा स्तर के साधक थे। उनमें से प्रत्येक एक जादुई हथियार पर सवार था, जिसमें 5 ची शोधन स्तर के साधक सवार थे और वे तेजी से वांग परिवार की ओर बढ़ रहे थे। लिन परिवार ने वांग परिवार के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली है।
उन्होंने प्रस्थान से ठीक पहले डुफैंग को इस अभियान की जानकारी दी ताकि उन्हें महत्वपूर्ण समय पर सहायता का हाथ बढ़ाने की याद दिलाई जा सके। वान परिवार को लिन परिवार के बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान की खबर तुरंत मिल गई। वान परिवार के परिसर में जियाओचेंग के इकलौते उच्च स्तरीय योद्धा विशेषज्ञ, वान परिवार के सर्वोच्च गुरु, हॉल में सीधे बैठे थे। जैसे ही 10 से अधिक रंग बिरंगी तलवारों की किरणें उठीं, उनकी थोड़ी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उनमें एक चमक दिखाई दी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, शत्रु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पल भर में वान परिवार के क्षेत्र से बड़ी संख्या में साधक प्रकट हुए। इन लोगों में वान परिवार के सदस्य और ली, झांग और तियान जैसे अन्य परिवारों के लोग शामिल थे। प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत कई समूहों में बढ़कर लाभप्रद स्थानों पर कब्जा कर लिया और अपने विरोधियों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में आकाश में 10 से अधिक चमकदार प्रकाश की लकीरें दिखाई दीं। तेजी से उड़ती हुई ये प्रकाश की लकीरें वान परिवार के निवास के ऊपर पहुंचते ही अचानक रुक गईं। एक आदमी जोर से हंसते हुए बोला, बूढ़े, आज वो दिन है जब तुम्हारा पूरा वान परिवार मिट जाएगा। वान परिवार के हॉल से एक आकृति उड़ती हुई उठी और उदास स्वर में बोली, अरे लिन, बकवास मत करो। कौन जाने आज किसकी मृत्यु होगी। वह कोई और नहीं बल्कि वान परिवार का वर्तमान मुखिया था। लिन यीशान ने एक आध्यात्मिक तलवार धारण की हुई थी। उनके पीछे 9वें स्तर की ऊर्जा परिष्करण क्षमता वाले 5 कुलीन सदस्य थे, जो सभी लिन परिवार के कुलीन थे। केवल वान परिवार के मुखिया को देखकर लिन यीशान अपने प्रारंभिक आकलन से और भी आश्वस्त हो गए और बोले, बूढ़े कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आ रहे? क्या वे सचमुच घायल हैं और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं? कुल प्रमुख वांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भले ही हमारे पूर्वज घायल हो जाएं, तुम जैसे कुछ लोगों से निपटना तो बहुत आसान है। वांग वंश के मुखिया की बातें सुनकर लिन यीशान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर देखते हैं तुम्हारा वांग परिवार मुझे कितनी आसानी से खारिज कर देता है। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए गहरी आवाज में कहा, चाल। पल भर में लगभग 1 दर्जन योद्धा और दर्जनों उच्च स्तरीय चिशोधन करने वाले साधक आकाश से नीचे कूद पड़े। साथ ही वान परिवार के परिसर के विभिन्न कमरों और कोनों से 10 से अधिक आकृतियां उठीं और हवा में मौजूद दुश्मनों की ओर दौड़ पड़ीं। समूह ने अपने विरोधियों को ढूंढा और भयंकर युद्ध में उलझ गया। भीषण युद्ध। लिन यीशान का निशाना स्वाभाविक रूप से वान परिवार के मुखिया नहीं बल्कि वान परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग, एकमात्र बचे हुए उच्च स्तरीय योद्धा थे। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। वह, लिन दाइशान और एक अन्य आमंत्रित मध्य स्तरीय योद्धा ने मिलकर हमला किया और वे बड़ी मुश्किल से ही उनका सामना कर पाए। एक बार जब अन्य 2 मध्य स्तरीय साधक और झाओ परिवार के मध्य स्तरीय योद्धा अपने विरोधियों से निपट लेंगे और युद्ध में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, तो वे वान परिवार के सर्वोच्च गुरु को घायल कर सकते हैं या यहाँ तक कि मार भी सकते हैं, जिससे लड़ाई समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्षण में डुफैंग का निर्णायक हस्तक्षेप वान परिवार के लिए घातक प्रहार होगा। लिन यीशान आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लिन परिवार निश्चित रूप से यह युद्ध जीतेगा। कुछ ही देर में अनगिनत लोग चीखते चिल्लाते हुए वान परिवार के परिसर के आसपास उमड़ पड़े। ये वान परिवार के परिसर के पास लिन और वान परिवारों के चिशोधन चरण के कई शिष्यों के बीच हुए भयंकर युद्ध का परिणाम था। हजारों साधक जमीन पर, छतों पर और सड़कों पर आमने सामने की लड़ाई में जुट गए। पल भर में युद्ध की आवाज से आसमान गूंज उठा, तलवारें चमकीं, तलवारों की परछाइयां नाच उठीं, खून और मांस चारों ओर उड़ने लगे और चीखें हवा में गूंज उठीं। भीड़ लगातार कमरों के अंदर से बाहर, छतों से सड़कों तक लड़ती रही। इस समय आमने सामने की लड़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया था। दोनों पक्षों का केवल एक ही लक्ष्य था, एक दूसरे को मार डालना, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों न हो। उनके सामने मौजूद सभी दुश्मनों को मरना ही था और लोग खून के प्यासे थे। लिन यीशान और उसके 2 साथी हवा में खड़े होकर जमीन पर चल रहे युद्ध को निर्भीक भाव से देख रहे थे। चिशोधन स्तर के साधकों के बीच का संघर्ष इस निर्णायक युद्ध का मुख्य बिंदु नहीं था। निर्णायक कारक वान परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के विरुद्ध युद्ध का परिणाम था। यदि वह बुजुर्ग हार जाता तो वान परिवार हार जाता। इसी प्रकार यदि उच्च स्तर के युद्धों में उनका पक्ष हार जाता तो युद्ध का रुख पलट जाता। हवा में 1 दर्जन से अधिक युद्ध समूह थे, जिनमें योद्धा स्तर के विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे थे। योद्धा उड़ सकते हैं और उनके हमले व्यापक दायरे में होते हैं,
जबकि चिशोधन के शिष्यों का प्रभाव केवल कुछ फीट तक ही सीमित होता है। योद्धा दसियों या सैकड़ों फीट तक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि वे जमीन पर होते तो सभी इमारतें और लोग प्रभावित होते। इसलिए उन्होंने अपनी निर्णायक लड़ाई हवा में लड़ी ताकि वे स्वतंत्र रूप से लड़ सकें। यद्यपि योद्धा स्तर के विशेषज्ञ संख्या में कम और बिखरे हुए थे, फिर भी युद्ध अत्यंत उग्र था, जो बार बार कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं, धातु के तीखे टकराव और उग्र चीखों से गूंज रहा था। आकृतियां आकाश में तेजी से उड़ रही थीं, आध्यात्मिक प्रकाश की चमक से जगमगा रही थीं और क्रोधपूर्ण चीखें फूट रही थीं। 20 से अधिक योद्धा, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने जादुई हथियार, तलवारें, चाकू, तराजू और अजीब कैंची धारण किए हुए थे, विभिन्न रंगों के थे। सोने, चांदी, काले, सफेद, पीले और अन्य आध्यात्मिक प्रकाश हवा में घूम रहे थे, जो रात ढलने पर जियाओ शहर के ऊपर आकाश में असाधारण रूप से चमकदार और जीवंत दिखाई दे रहे थे। हालांकि किसी में भी ऐसी भव्यता की सराहना करने का साहस नहीं था, और कोने के शहर में रहने वाले नश्वर लोग बाहर आने और अप्रत्यक्ष नुकसान झेलने के डर से घरों के अंदर छिपे रहे। योद्धा स्तर के विशेषज्ञ जब हवा में उछलते कूदते और गिरते थे, तो कभी कभी वे छतों या जमीन पर उतरते थे, जिससे वे चिशोधन स्तर के कुछ साधकों के बहुत करीब आ जाते थे। उनके युद्ध के झटके फिर उन दुर्भाग्यशाली साधकों को प्रभावित करते थे। तुरंत ही एक चीख सुनाई देती थी और पास के चिशोधन स्तर के शिष्य लड़ाई रोककर उस खतरनाक क्षेत्र से भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते थे और फिर अपना युद्ध पुनः शुरू करते थे। लिन परिवार के पास 3 मध्यस्तरीय योद्धा और 8 प्रारंभिक स्तर के योद्धा हैं, जबकि वांग परिवार के पास भी 3 मध्यस्तरीय योद्धा और 9 प्रारंभिक स्तर के योद्धा हैं। दोनों पक्ष लगभग बराबर हैं और फिलहाल विजेता का निर्धारण करना असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण कारक निश्चित रूप से वांग परिवार के सर्वोच्च गुरु और लिन यिशान के 2 साथियों के बीच की लड़ाई है। वांग परिवार के मुखिया के न आने के कारण लिन यिशान और उसके साथियों ने भी स्वाभाविक रूप से कोई गतिविधि नहीं की। वे बस निगरानी करते रहे, वांग परिवार के मुखिया की किसी भी हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार। मुखिया जितना निष्क्रिय रहा, लिन यिशान और अन्य लोग उतने ही आश्वस्त होते गए कि वह सचमुच घायल है। साथ ही उसने ये देखने के लिए अपने आसपास का भी जायजा लिया कि क्या डुफैंग आ गया है। वांग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग हॉल में बैठे थे, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और वे मन ही मन बुदबुदा रहे थे, ये युवक काफी चतुर है, वास्तव में मेरे विचारों को समझ लेता है और इतना अच्छा सहयोग भी करता है। बहुत अच्छा, जब मैं योद्धा क्षेत्र में पहुंचूंगा तब भी शू परिवार को वे ही स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त रहेंगे जो उन्हें अभी प्राप्त हैं। ये देखकर कि लड़ाई बिना किसी स्पष्ट विजेता के लंबी खींचती जा रही है, लिन यिशान अधीर हो गया और चिल्लाया, अरे बूढ़े बदमाश वांग, क्या तुम ऐसे ही छिपते रहोगे और बाहर आने की हिम्मत नहीं करोगे? तुम्हारे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, है ना? अगर तुम जल्दी बाहर नहीं आए तो वांग परिवार जियाओचेंग से हमेशा के लिए मिट जाएगा। हा हा हा। उनकी वाणी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रवर्धित होकर कई मील के दायरे में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उनका उद्देश्य 2 गुना था। पहला, लिन परिवार के शिष्यों का मनोबल बढ़ाना, ये बताना कि वांग परिवार के परम गुरु घायल हैं और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वांग परिवार के परम गुरु को बाहर निकालना ताकि निर्णायक युद्ध शीघ्र लड़ा जा सके और इस संघर्ष का अंत हो सके। लिन यिशान के बोलते ही लिन परिवार के अनेक साधकों का मनोबल चरम पर पहुंच गया। उन्हें ये तो पता नहीं था कि उच्च कोटि के योद्धा वांग परिवार के सर्वोच्च गुरु घायल हुए हैं या नहीं, लेकिन चून की कुलपति लिन ने ऐसा कहा था, इसलिए यह बात सच ही होगी। इससे उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ गई। ऊर्जा शोधन के अनेक शिष्यों में नई ऊर्जा भर गई और उनके हाथों में मौजूद जादुई कलाकृतियां और भी अधिक प्रभावशाली हो गईं। कुछ समय के लिए तो लिन परिवार के विभिन्न परिवारों को सचमुच बढ़त मिल गई। वांग परिवार के सदस्यों के अलावा वांग परिवार की तरफ से अन्य परिवारों के शिष्य भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वांग परिवार के मुखिया सभी समूहों की रीढ़ थे और अगर उनकी यह रीढ़ घायल हो जाती या टूट जाती तो वे इस लड़ाई को संभाल नहीं पाते। हालांकि उनके आसपास मौजूद वांग परिवार के सदस्य घबराए हुए नहीं लग रहे थे और वे अभी भी पूरी ताकत से हमला और बचाव कर रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो ये सब सच नहीं है। ये सुनकर वांग परिवार के मुखिया और अन्य योद्धा स्तरीय विशेषज्ञों ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। ये देखकर लिन यिशान अचानक बेचैन हो गया। उसने भौहें चढ़ाकर उदास स्वर में कहा, वह वांग नाम का बूढ़ा कमीना कहाँ है? अगर वह जल्दी नहीं आया तो मैं सबसे पहले वांग परिवार के सभी बच्चों को मार डालूंगा। हॉल में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा जो वांग परिवार के पूरे परिसर में गूंजता रहा।
फिर एक बुलंद आवाज़ सुनाई दी, लिन नाम के नौजवान, तुम अभी भी अपने दिवंगत पिता के मुकाबले बहुत अनुभवहीन हो। मैं यहाँ तुम्हारा लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। इतना कहते ही वान परिवार के हॉल से एक काली आकृति उठी, हवा में मंडराती हुई लिन यीशान से कुछ दर्जन फीट दूर आकर रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वान परिवार के परम बुजुर्ग थे। लिन यीशान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सामने वाले व्यक्ति का अवलोकन किया और उसका दिल बैठ गया। उसे वान परिवार के मुखिया के शरीर पर किसी प्रकार की चोट का आभास नहीं हुआ। उनकी आभा शक्तिशाली थी और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। वे किसी चोट से उबर चुके व्यक्ति जैसे नहीं लग रहे थे। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है, और इस जाल को बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा वान परिवार का मुखिया ही था। चूंकि बूढ़े व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई थी, तो फैंग उपनाम वाले व्यक्ति की बात झूठी थी। लिन यीशान चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वह न केवल फैंग उपनाम वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था, बल्कि उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह वान परिवार के साथ मिलीभगत न कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो लिन परिवार और भी बड़े खतरे में पड़ जाएगा और इस लड़ाई का अंजाम बुरा होगा। हालांकि अब पीछे हटने का समय स्पष्ट रूप से बीत चुका था। अपनी आस्तीन झटकते हुए वान परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा, लिन यीशान, आज इस संघर्ष को समाप्त करने का दिन है। क्या तुम तैयार हो? लिन यीशान ने दांत पीसते हुए घृणा से कहा, तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, बूढ़े धूर्त। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिन परिवार को इतनी आसानी से हरा सकते हो, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। अंतिम मुकाबला। वान परिवार के मुखिया ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, अच्छा, तो इस बूढ़े को देखने दो कि लिन लाओगुई के बेटे में कौन से असाधारण गुण हैं और क्या उसने सचमुच लिन लाओगुई की शिक्षाओं को अपनाया है। इतना कहकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ झटका दिया और उनके हाथ में एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हो गई। उन्होंने उसे हवा में घुमाया और विशाल तलवार अनगिनत तलवारों की छायाओं में बदल गई, जो चारों दिशाओं में फैल गईं, मानो पूरे युद्ध क्षेत्र को घेरने का इरादा रखती हों। हालांकि वान परिवार के मुखिया अपने ही लोगों पर अंधाधुंध हमला नहीं करेंगे। हवा में अनगिनत तलवारों की छायाएं कई विशाल प्रकाश किरणों में तब्दील हो गईं, जिन्होंने लिन यीशान, लिन दाइशान और अन्य लोगों पर हमला किया, मानो उनमें आंखें हों और वे स्वतः ही दुश्मन को ढूंढ लें। लिन यीशान, लिन दाइशान और एक अन्य मध्यम स्तर के योद्धा तेजी से पास आती तलवार की रोशनी से चिंतित नहीं थे। ये पहली बार नहीं था जब वे वान परिवार के मुखिया के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनकी आक्रमण विधियों से अच्छी तरह परिचित थे। उन तीनों ने वान परिवार के मुखिया के भयंकर हमले का मुकाबला करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। लिन यीशान ने अपने हाथ आपस में रगड़े और उसके हाथ में एक प्राचीन चांदी की तलवार प्रकट हो गई। इसका डिज़ाइन सरल और प्राचीन था, यह एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति थी। जियाओ शहर के पूर्व प्रमुख परिवार होने के नाते लिन परिवार के पास कई उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां होना स्वाभाविक था। लिन यीशान ने अपने दाहिने हाथ में तलवार घुमाई, जिससे चांदी जैसी सफ़ेद तलवार की रोशनी की एक लहर निकली जो तुरंत वान परिवार के मुखिया की विशाल प्रकाश तलवार से टकरा गई। इसके बाद दोनों एक धीमी, गूंजती हुई धमाके के साथ फट पड़े और एक साथ गायब हो गए। विस्फोट की लहर तुरंत बाहर की ओर फैल गई। सौभाग्य से ये हवा में हुआ था, आसपास कोई इमारत नहीं थी और अन्य लोग इतनी दूर थे कि वे इससे प्रभावित नहीं हुए। लिन दाइशान एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु, एक लंबी चांदी की चाबुक का भी इस्तेमाल करता था। चाबुक के 9 खंड थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 2 फुट लंबा था, और इसकी मुख्य सामग्री छठे दर्जे के दानव जानवर की रीढ़ की हड्डी थी। परिष्कृत होने के बाद इसकी कठोरता और मजबूती बढ़ गई थी। चाबुक का प्रत्येक खंड अनगिनत हड्डियों के नुकीले कांटों से ढका हुआ था। यदि कोई कांटा शरीर में फंस जाए तो पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में फट जाएगा। अपनी चाबुक को झटके से घुमाते हुए लिन दाइशान ने चांदी की लहरों की एक श्रृंखला छोड़ी जो वान परिवार के मुखिया की विशाल प्रकाश तलवार से टकराए। इन लहरों से टकराते ही विशाल प्रकाश तलवार रुई पर लगने जैसी प्रतीत हुई, उसे कोई बल नहीं मिला। उसका मूल रूप से आक्रामक हमला अविश्वसनीय रूप से धीमा हो गया और उसकी शक्ति 80% कम हो गई। जब तक वह लिन दाइशान तक पहुंची, तब तक वह बिल्कुल भी खतरा नहीं रह गई थी। लिन परिवार द्वारा नियुक्त मध्यस्तरीय योद्धा सहायक एक विचित्र शैली की छतरी का उपयोग करता था। छतरी गोल नहीं, बल्कि अष्टकोणीय थी, जिसका ढांचा मजबूत था और यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस सामग्री से बनी थी। हाथ के एक धक्के से ही काली छतरी तुरंत खुल गई और उसके पूरे शरीर को सुरक्षित कर लिया।
वान परिवार के मुखिया द्वारा छतरी पर किए गए सभी हमले चारों दिशाओं में बिखर गए, जिससे पता चलता है कि छतरी में बहुत मजबूत रक्षात्मक क्षमता थी। 3 मध्यम स्तर के योद्धाओं ने शक्तिशाली वान परिवार के मुखिया, जो एक उच्च कोटि के योद्धा थे, के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। चारों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, मानो उन्हें पता था कि आज की रात एक निर्णायक क्षण है, दोनों शक्तियों के बीच एक निर्णायक युद्ध। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ना था। इसलिए उनमें से प्रत्येक ने अपना पूरा बल लगाया और पीछे हटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक भीषण गर्जना, तलवारों की भयावह ऊर्जा, अराजक वास्तविक सार और उड़ती हुई जादुई कलाकृतियों ने वान परिवार के पूरे परिसर को भर दिया। रुक रुक कर पीड़ादायक चीखें गूंज रही थीं, जो साधकों के पतन का संकेत दे रही थीं। लिन यिशान ने पूरे युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसका पक्ष न केवल घाटे में था, बल्कि पिछड़ भी रहा था। दोनों पक्षों ने पहले ही दो योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ खो दिए थे, जबकि दुश्मन के पास अभी भी 7 बचे थे और लिन परिवार के पास केवल 6 ही रह गए थे। मध्य स्तरीय योद्धाओं का फैसला अभी नहीं हुआ था। सबसे निर्णायक लड़ाई निस्संदेह उन तीनों और वान परिवार के मुखिया के बीच ही थी। वान परिवार के मुखिया शांत और संयमित रहे, युद्ध के अन्य पहलुओं से उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वे दोनों पक्षों की सापेक्षिक शक्तियों से भलीभांति परिचित थे और मानते थे कि यदि वे इन तीनों व्यक्तियों को घायल या पराजित कर दें तो युद्ध का परिणाम तय हो जाएगा। हालांकि यह आसान नहीं था। चतुर युवा फैंग गुप्त रूप से सहायता प्रदान कर रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि वह निर्णायक क्षण में उनका साथ देगा। इसलिए उन्हें आज रात के युद्ध की कोई चिंता नहीं थी। वह फैंगचेंग की भविष्य की स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा सकता था। इसलिए बाहरी प्रभावों से अप्रभावित वह जो भी कदम उठाता था, पूरी एकाग्रता के साथ उठाता था, जबकि लिन यिशान कुछ हद तक अधीर था। अपनी सुनहरी तलवार के कोमल प्रहार से वान परिवार के मुखिया ने अद्वितीय सुंदरता और फुर्ती का प्रदर्शन किया, मानो कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रही हो या कोई लचीला व्यक्ति पानी पर चल रहा हो, मानो वे किसी उस्ताद की तरह व्यवहार कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार चलाई, रेशम या धुएं के धागों की तरह अनगिनत तलवार ऊर्जाओं ने लिन यिशान और उनके साथियों को घेर लिया। ये स्वर्णिम विशाल तलवार स्वाभाविक रूप से एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार थी। जब इसे वान परिवार के मुखिया, जो उन्नत योद्धा स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, ने धारण किया, तो इसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। उन्होंने अकेले ही उच्च स्तरीय जादुई हथियार धारण करने वाले 3 मध्यम स्तर के योद्धाओं को परास्त कर दिया। हालांकि वे थोड़े समय में जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन अंतिम परिणाम पहले से ही अनुमानित था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, लिन यिशान और लिन दाइशान की चिंता बढ़ती गई। वे पहले भी वान परिवार के मुखिया के खिलाफ लड़ चुके थे, लेकिन आज जितनी मुश्किल थी वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा आदमी अब तक अपनी शक्ति छिपा रहा हो? लिन परिवार द्वारा आमंत्रित सहायक भी मन ही मन दुखी था। उसने पहले सोचा था कि उनके पास मौजूद उच्च स्तरीय जादुई हथियारों के साथ उन तीनों को एक उच्च स्तरीय योद्धा से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वान परिवार के पूर्वज के साथ हुए उनके पिछले युद्ध को देखते हुए स्थिति वास्तव में वैसी ही थी और वे तीनों पीछे नहीं रहे थे। अप्रत्याशित रूप से इस अंतिम युद्ध में ये पता चला कि वान परिवार के मुखिया अपनी शक्ति छिपा रहे थे। ये बुजुर्ग व्यक्ति केवल एक उच्च स्तरीय योद्धा ही नहीं थे, वे अपने चरम पर थे और युद्ध सेनापति के पद में प्रवेश करने ही वाले थे। परिणामस्वरूप स्थिति कुछ प्रतिकूल हो गई। इस परिस्थिति में उसे आगे की योजना बनानी थी, वह यहाँ अपनी जान गंवाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यही सोचकर वह थोड़ा कम लापरवाह हुआ और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देने लगा। वान परिवार के मुखिया ने अचानक अपनी विशाल सुनहरी तलवार को ऊपर की ओर उछाला, जो तेजी से घूमी और एक विशाल तलवार की किरण में बदल गई। ये तलवार की किरण इतनी मोटी थी कि कोई उसे गले लगा सकता था और 10 फीट से भी अधिक लंबी थी। प्रकाश की चमक के साथ तलवार की किरण एक सुनहरे अजगर में परिवर्तित हो गई, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक जोरदार दहाड़ के साथ 10 झांग लंबा अजगर सीधे अपने सामने खड़े 3 लोगों की ओर दौड़ा। उड़ते हुए उसने अपना विशाल मुंह खोला और सुनहरी ज्वाला का एक गोला उगला, जो लिन यिशान की ओर तेजी से बढ़ा। उसका विशाल सिर सीधे लिन दाइशान की ओर था, जबकि उसकी पूंछ एक अन्य व्यक्ति पर प्रहार कर रही थी। साथ ही उसने तीनों पर हमला कर दिया। लिन यिशान और बाकी दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। वे सुनहरे ड्रैगन के हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और उन्होंने पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
लिन यीशान ने हाथ से एक मुद्रा बनाई और चांदी की प्राचीन तलवार की ओर इशारा किया। तलवार अचानक हवा में उठी और कई मीटर लंबी एक विशाल चांदी की तलवार में बदल गई, जिसने उसके सामने मौजूद सुनहरे ड्रैगन की ज्वालाओं को रोक दिया। लिन दाइशान ने अपनी लंबी चाबुक को झटका दिया और एक झटके में चाबुक फैल गई और उसकी ओर तेजी से आ रहे अजगर के सिर की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। इसी बीच लिन परिवार के एक सहायक, एक अन्य मध्यम स्तर के योद्धा ने अपना छाता आगे की ओर उछाला। छाता तेजी से घूमने लगा और सुनहरे ड्रैगन की पूंछ उस पर टकराए। छाता थोड़ी देर के लिए रुका, मध्यम स्तर के योद्धा की ओर थोड़ा पीछे हटा और फिर घूमने लगा।